चलिए हम शुरू करते हैं ऋतुकाल। ये प्रेम में लिखे हैं ना, तो इधर उधर बहुत ज्यादा किए हैं ये। चलिए, पहली बात तो ये जो डाटा है, ये आप में से कोई ऐसे हैं जिनको पता न हो, और यदि नहीं पता है तो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं? क्योंकि हमने इस पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है ना। पीछे दिया हुआ है। तो हमने पीछे पढ़ा ही है इसको, और दो एक नीचे कंफ्यूजन होता था, हमने इसको क्लियर भी किया था। श्रृंगार काल, विश्वनाथ का श्रृंगार करते हैं तो ही प्रसाद मिलता है। ओके। और अलंकृत काल में और श्रृंगार काल में कंफ्यूज थे आप लोग, तो उसको हमने क्लियर किया था। ओके। बाकी रीति काव्य कहने वाले ग्रियर्सन हैं, रीति काल कहने वाले शुक्ल जी हैं, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, उसके बाद अंधकार काल त्रिलोचन। और त्रिलोचन ऐसा कह रहे हैं, समझ सकते हैं कि एक कितने क्षुब्ध रहे होंगे इन बातों से कि नायिका का ही चित्रण होता है। हालांकि इनकी जो रचना है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, बहुत शानदार रचना है। का कोई पढ़े कविता? जी सर सर क्लास 12 में है यहाँ पे। अच्छा, सर बोलिए बोलिए। कहीं कहीं सुखदेव यहाँ पे दिया है, कहीं सुखदेव देता है, कौआ का वाला कह देता है। कहाँ होगा सुखदेव? मिश्र बंधु का एक हमने भेजा था ना, सुखदेव नहीं, सुखदेव रखिएगा। ओके। ये ओके ओके। यहाँ पर लिखा है सुखदेव। हाँ सर, एक दिन और बताए थे कि सुख नहीं होगा सुख होगा। ओके, लेकिन इसी बुक में तो लिखा है सुखदेव। कोई बात ये नहीं। जी सर बताए थे, सर एक ऐसा दिन है और कि हम बताए एक थे। बार और आपको मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु विनोद है ना, उसका शुरुआती परिचय लिख देंगे। वहाँ जो दिख रहा होगा आप आराम से याद रखिएगा, और वही दिख रहा होगा सुखदेव। ठीक है। तो एग्जाम में सुख दे देगा तो छोड़ देंगे। अभी हम आपको स्क्रीन है सुखदेव। ना, अभी स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, और ये टेलीग्राम में भेजा भी गया है, तो आराम से वहाँ दिख जाएगा अच्छे से। ओके। ओके सर। चलिए, एक चीज देखिए, तो आपको जहाँ कंफ्यूजन है श्रृंगार काल ये और अलंकृत काल, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ये क्लियर है या नहीं? इससे आगे नहीं बढ़ेंगे यदि क्लियर नहीं है तो। हमने कहा क्लियर करवाइए। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्योंकि इस प्रश्न को हमने गलत किया था ना, इस वजह से हम उसके बाद ही हमने विश्वनाथ को श्रृंगार किया था। हालांकि ये मजाक कर रहे हैं कि हमारा गलत हुआ था, हमने एग्जाम से पहले ही विश्वनाथ का श्रृंगार कर दिया था। ठीक है, लेकिन गलत होने की संभावना थी कि हम गलत कर सकते थे। सर इसमें कंफ्यूजन है नीचे केशव और चिंतामणि, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर वो दीजिए। तो क्लियर करेंगे ही, उधर तो आ ही रहे हैं। जी सर। स्टार्टिंग में इन लोग का आ गया पथवा ये मतभेद। ये हिंदी में होता है। शुक्ल जी जब रीतिकाल को शुरुआत कर रहे हैं ना, उसका पहला लाइन क्या लिखते हैं पता है? पहला लाइन पढ़ के सुनाते हैं। पहला लाइन में ही है ना, करुणामरण। एक मिनट, मैं जो है आज इतनी रात को जग रहा हूँ पहली करके। कौन है? देवेंद्र पाल जी आज बड़ा खुश दिख रहे हैं सर। चलिए चलिए, म्यूट रखिए। दिखा रहे थे। क्या हो गया ऐसा? म्यूट करिए, म्यूट करिए आप लोग, ये ठीक बात नहीं है। मैं एक पहला पैराग्राफ जान से पढ़ना चाह रहा हूँ शुक्ल जी का, आप लोग सुनिएगा। ऋतुकाल की शुरुआत इस तरह से कर रहे हैं। अपनी किताब खोलिए, और यहाँ देखिए, यहाँ लिख रखे हैं 1700 से 1900 टाइम पीरियड। ओके, हमारा ओरिजिनल। सर पेज नंबर अच्छा, ये शुक्ल जी की किताब का पेज नंबर? नहीं नहीं नहीं, हमको लगा सर सरस्वती में बता नहीं रहे हैं। नहीं, वो नहीं, वो स्वस्ति पांडे नहीं है। मैं शुक्ल जी के पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जान से ही पढ़ना चाह रहा हूँ मैं। ओके, तो सुनिए।
उन्होंने टाइम पीरियड रखा है 1700 से 1900 संवत, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 1700 से, ये कुछ ज़्यादा ही जूम है क्या? ये ओरिजिनल है, कम जूम वाला। 1700 से 1900 संवत इन्होंने टाइम पे, संवत है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, पहला पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संभवतः 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण कर चुके थे, और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ अभी बताऊंगा। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ कर्णेश ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। रस निरूपण व अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ठीक है, और एक यहाँ जब हम पढ़ लेते हैं उसके आगे कुछ और लिखते हैं जहाँ ये चिंतामणि का जिक्र करेंगे। ओके, तो एक चीज देखिए, कृपाराम का जिक्र इन्होंने किया या नहीं किया। सबसे पहला लाइन, संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण कर चुके थे। ओके, 1700 में से आप लोग 57 घटाइए तो सर 1643 1643 सर। 1643। 1643 सर। ओके ओके, तो ये जो कह रहे हैं कि संवत 1598, अच्छा संवत वैसे भी लिख रखे हैं 1598, तो संवत इसके तुलना में 1700 की तुलना में 100 साल पीछे चल रहा है कि नहीं। तो उस समय कृपाराम लिख दे रहे हैं, तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं कि कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम प्रथम कवि हैं, रीतिकाल के या प्रवर्तक हैं, तो ये कालक्रम की दृष्टि से शुक्ल जी वे समान है। लेकिन अभी शुक्ल जी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए। शुक्ल जी के साथ यहाँ नगेंद्र जो देख रहे हैं ना, शुक्ल जी ने ये कहा कि केशव दास एक अविरल परंपरा चलाते हैं, लेकिन उसके बाद 50 वर्ष बाद कुछ और ही होता है, तब आता है चिंतामणि का जिक्र। ये चिंतामणि उसको उसके बारे में कहाँ लिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ूंगा और जान से पढ़ रहा हूँ ये, कि आपके माइंड में शुक्ल जी के रीति काल संबंधी जो कथन है कि चिंतामणि क्यों है वो। ये देखिए, चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के प्रकरण 2 में शुरुआत करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी से। ओके, बहुत सारे नाम हैं, चिंतामणि त्रिपाठी के बाद बेनी है, जसवंत सिंह है, लेकिन अब चिंतामणि त्रिपाठी का एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी ये तिकमापुर जिला कानपुर के रहने वाले 4 भाई चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। आपको एक चीज यहाँ इंफॉर्मेशन ये भी जा रहा है कि चिंतामणि के जो थे वो 4 भाई थे, एक तो खुद चिंतामणि हो गए, और उसके बाद देखिए कौन कौन, भूषण, अच्छा सीरीज में देख लेते हैं, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो देखिए, हमें चिंतामणि को पढ़ना ही है रीतिकाल में, भूषण को भी पढ़ना और मतीराम को भी पढ़ना। ये सभी कहाँ के हैं, कानपुर के। जटाशंकर को मुझे नहीं पढ़ना है। ओके, तो और थोड़ा सा पढ़ते हैं। चारों कवि थे जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। प्रथम 3 का मतलब चिंतामणि, भूषण और मतीराम। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन बाद यह विवाद उठा कि भूषण न तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरोध प्रमाण न मिले तब तक स्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्मकाल 1666
संवत 1666 और कविता काल 1700 के आसपास, संवत 1700 के आसपास ठहरता है, ऐसा शुक्ल जी लिख रखे हैं। इनका कवि कल्पतरु संवत कवि कल्पतरु क्या सॉरी कवि कुल कल्प एक मिनट हमने कुल छोड़ दिया था इसलिए रुके हैं भी हैं। कवि कुल कल्पतरु, ओके, संवत 1707 में लिखा है इन्होंने। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे। उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। मतलब शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं। इनकी बनाई रामायण कवित, ये सारी बातें हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। ओके, तो ये जो अपना डिफाइन कर रहे हैं कि इनका जन्म 1700 के आसपास हुआ था, संवत 1666 का जिक्र करते हैं। हाँ, और कविता काल कह रहे हैं कि 1700 से शुरू करते हैं और अपना टाइम पीरियड जो रीत काल का है वो 1700 से मानते हैं। तो किसके तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि हम किसको कह रहे हैं कि प्रथम कवि? आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है क्यों हमने ये जी क्यों सर। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ये भी कर सकता था कि आप लोग को ये दिखाते हुए पढ़ सकता था ये किताब, क्योंकि टेलीग्राम पे है या फिर टेलीग्राम पे आपको शुक्ल जी भेजे थे क्या? सर वो एक आध पेज जो पढ़ाए थे। भूमिका अच्छा, भूमिका जो अपनी भूमिका ओके ओके, शुक्ल जी का पीडीएफ आर्काइव पे है तो आर्काइव पर से डाउनलोड करके मैं भेज दूंगा। आप लोग भी रीतिकाल के प्रकरण 1 का फर्स्ट पैराग्राफ और प्रकरण 2 का फर्स्ट पैराग्राफ दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। और पढ़ना क्यों जरूरी है आपको मैंने अभी यहाँ दिखाया, और इसको समझ भी करेंगे हम, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहना है उसको डिटेल से पढ़ें, समय देकर पढ़ें। जो नहीं रहना है उसको हम ऐसे इग्नोर करके चलेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना। तो आपके माइंड में बनेगा कि शुक्ल जी के अनुसार प्रथम रीति कवि कौन है। ओके, तो कृपाराम के बारे में भी वो लिखते हैं लेकिन टाइम पीरियड के अनुसार। ओके, क्या शुक्ल जी टाइम पीरियड को ज्यादा वैल्यू देते हैं या प्रवृत्ति को? शुक्ल जी किस चीज का वैल्यू देते हैं ज्यादा? प्रवृत्ति को। प्रवृत्ति को। तो कृपाराम का भले उन्होंने जिक्र किया, कृपाराम को उन्होंने जिक्र भले किया, लेकिन प्रवृत्ति का जब जिक्र आया तब केशव दास का ये टाइम पीरियड के अनुसार पहले 1666 में चिंतामणि पैदा होते हैं संवत 1666 में। ओके, फिर कह रहे हैं कि 1700 में ये कविता लिखना शुरू कर देते हैं, संवत 1700 में ये कविता लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर उनकी रचना 1707 संवत में कवि कुल कल्पतरु आती है। ओके, ये जब इससे मैच कराने का कोशिश कर रहे हैं कि रचना काल कविता काल ये है और उसके बाद अपना टाइम पीरियड 1700 से 1900 करते हैं, तो क्या प्रथम कवि इनके अनुसार चिंतामणि हुए या कृपाराम? चिंतामणि हुए। चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि त्रिपाठी जी को आप लोग याद रखेंगे। ओके, शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कवि। बाकी केशव दास को नगेंद्र मानते हैं प्रथम कवि, और आपने केशव दास को कहाँ पढ़ा है? भक्ति काल में, क्योंकि शुक्ल जी भक्ति काल में। हाँ, तो नगेंद्र का लोड नहीं लेना है आप लोगों को, शुक्ल जी का लोड अच्छे से लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। पानी मैंने लाया ही नहीं, एक मिनट में पानी ले आ जाता हूँ, बोलते हुए गला सूखता है। ले लीजिए सर, पानी ले लीजिए। जंग जी 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 बोलिए।
अरे महाराज कहेंगे कि सूत के लोट के पोट के पढ़ना पड़ रहा है, तो कबो कमर दर्द है, कबो गर्दन दर्द है, कबो सर के तो ऐसे पानी दे रहा तो जैसे ठंडा उंडा लेके आ रहा सर जी के हैं। ये कृपाराम जो है इनको कोई नहीं माना है जी। कृपाराम के लास्ट में हम ही मानेंगे। इनको देना चाहिए था ना प्रस्तोता, तो नंबर डाला कहीं का यहाँ पे, ये नहीं समझ में आया। कृपाराम जी का नमवा डाला है इसलिए ना कि इनको थोड़ा बहुत इधर उधर झुला रहे हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी, इन्हीं के आधार पर चिंतामणि जी को मान दिए हैं। ओके ओके, कि चलिए देखिए, कह रहे हैं कि कृपाराम को कोई नहीं माने हैं। वास्तव में शुक्ल जी ने कृपाराम को स्पेस दिया है, इसी वजह से यहाँ लिखा गया है, वरना कृपाराम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, शुक्ल जी ने अपने पहले ही लाइन में इसका जिक्र किया है कृपाराम का, मैंने सुनाया ना कि संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे, इस वजह से यहाँ लिखा गया है। यस सर, यस सर। तो हमें चिंतामणि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम ऋत कवि हैं, ये याद रखना है। ये सब याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन कुछ इस तरह से करते हैं। सभी का हमें याद नहीं रखना है, किसी किसी का याद रखना है। बस पहले एक बार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का देख लेते हैं। रीतिकाल को ये रीतिवध और रीतिमुक्त में रख रहे हैं। बहुत कुछ इसको आगे नहीं देखेंगे हम, कुछ नहीं, हालांकि ये भी नहीं याद रखने वाले हम लोग। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। क्या है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये याद रखेंगे। ओके, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और सिद्ध सबसे बाद में याद रखिए। नहीं ठीक है, ये सीरीज सही है। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ओके, हाँ, रीतिबद्ध को क्या कहा जा रहा है? रचना, लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है रीतिबद्ध। इसमें मतलब इसको थोड़ा सा समझें क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला है, उसके नीचे एग्जाम्पल भी रहता है। ऐसा होता है मैथ्स पढ़ते हुए कि फार्मूला पहले बता दिया जाता है, उसके नीचे एग्जाम्पल दे दिया जाता है। ठीक, वही काम रीतिबद्ध कवि करते थे। रीतिबद्ध कवि का काम ही यही था, पहले फार्मूला लिखो और उसी के आधार पर बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने अलंकार में किसी अलंकार का भेद बताया कि हाँ, ओके, तो उसके नीचे उसका डिफिनीशन दे, मतलब डिफिनीशन दिया, उसके बाद वहाँ तुरंत एग्जाम्पल दे दिया। या किसी छंद के बारे में बात किया, उस छंद का डिफिनीशन दिया कि इस छंद में ये होना चाहिए। हाँ, कविता हम ऐसे लिखेंगे, तो कविता का एग्जाम्पल दे दिया। तो रीतिबद्ध कवि ये करते थे। रीति सिद्ध क्या करते थे? ये करते थे ऐसा कि भाई तुम फार्मूला हमें दे दिए हो, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन हमें मैथ्स बनाना आता है, तो सिर्फ मुझे क्वेश्चन दो या एग्जाम्पल्स दो। मतलब क्वेश्चन का मतलब हुआ बस जो नियम है उसके अनुसार हम लिख देंगे, हम फार्मूला नहीं बार बार बताएंगे, या हम हमारे माइंड को पता है कि फार्मूला क्या है, हम बस लिखते जाएंगे। ठीक है, रीति सिद्ध यही थे कि उनको सभी फार्मूला पता था, बस अपना एक तरह से रचना कर रहे थे उसी फार्मूले के आधार पर, फार्मूला नहीं बता रहे थे। और रीति मुक्त को साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त हैं, वो अपने तरीके से लिख रहे हैं। उनको नहीं देखना है कि कविता क्या होता है, उनको ये नहीं देखना है कि इसमें हम कंटेंट क्या रखेंगे, वो अपने तरीके से जी रहे हैं। ओके, तो रीति सिद्ध कवि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारा कौन? बिहारी, जिसको सबसे अधिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। रसनिधि। बाकी को हम भूलेंगे, सबसे अधिक किसको याद करेंगे? बिहारी को। यहीं से प्रश्न बनना है। ओके, तो रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध क्या होता है ये भी समझ लीजिए, और हम आगे और धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, तो बहुत कुछ देखने वाले हैं।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर, ये सब कंफ्यूजन वाली बात हम पढ़ेंगे ही नहीं। ओके, ये यहाँ लिखे भी हैं, रीति सिद्ध बिहारी लाल, और बिहारी लाल को हम बहुत पढ़ने वाले हैं। ओके, ग्रेजुएशन के दिनों में फर्स्ट ईयर में याद नहीं मुझे ये लगे थे कि नहीं, लेकिन थर्ड ईयर में लगे थे। ये बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उस समय तक हम लोग हिंदी अच्छे से समझने लगे थे, और जो हमारे टीचर थे वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से, मतलब वो पढ़ाते हुए समझिए पढ़ाते नहीं थे, वो नाटक करते थे। ओके, जो एक्शन हो रहा है उसी की तरफ से वो रिएक्शन देते थे। तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल को किस श्रेणी में आप लोग रखेंगे? रीति सिद्ध कवि में। रीति सिद्ध कवि। रीति मुक्त कवि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार कुछ हैं जिन्हें देखने की जरूरत है। ओके, और मेन रूप से हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ही देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। ये वचन को देखने वाले हैं हम इसमें, बच्चन सिंह को ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। ओके, ये पहले ही काट के रख लीजिए। ये जो इतना कुछ करवाया गया है नगेंद्र वोगेंद्र के द्वारा, ये सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो रीतिवद्ध में ये किस किस को रखे हैं? केशव को रखे हैं, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर। हाँ, हमें पढ़ना किस किस को है? केशव, सेनापति, जसवंत सिंह का थोड़ा बहुत रचना पढ़ेंगे, मतीराम और पद्माकर। ये सेनापति, मतीराम, पद्माकर। ओके, उसके बाद बिहारी को तो पढ़ना ही है, रसखान, घनानंद। मेन रूप से आप रीतिकाल में इन्हीं कवियों को पढ़ना है। ओके, थोड़ा बहुत तो बाकी लोग जो आएंगे वो थोड़ा बहुत के फॉर्म में आएंगे, ठीक है, लेकिन रीति सिद्ध में सिर्फ एक ही कवि है ना, बिहारी लाल सिर्फ एक है। वन लाइन ओनली कवि है। ओके, बाकी जो है रीतिबद्ध में आप देख लीजिए कौन है? केशव, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी, पद्माकर तो हैं ही, लेकिन हमें जो याद रखना है वो केशव दास को मतलब केशव दास को हमने डिटेल में पढ़ा भी है, फिर से जो भी आएगा डिटेल में करेंगे। इसका म्यूट करिए। रीतिबद्ध में चिंतामणि भी है ना? चिंतामणि हमारे रीतिबद्ध में है, लेकिन इन्होंने यहाँ लिखा है या नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ दिखाया है कि नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रखेंगे, चिंतामणि को रखेंगे। ओके जी, ओके। चिंतामणि ये वास्तव में ना ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चिंतामणि है तो चिंतामणि को हम लोग पढ़ेंगे ही, वो तो प्रथम कवि है तो उनको छोड़ेंगे कैसे? ओके, ये केशव को ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, तो केशव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आपको पढ़ना है। देव भी है, इंपॉर्टेंट कवि है। देव जी। उसके बाद ये हो गया रसखान, आलम थोरा। ओके, बोधा ठाकुर। हाँ, आप लोग ये नाम एक साथ याद कर सकते हैं, ये नाम याद रखिए, रसखान, आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर, द्विजदेव लिखा है तो ये ना याद रखिए। बोधा ठाकुर हम लोग इस तरह से याद किए, घनानंद, बोधा ठाकुर ये तो है ही। सर म्यूट करने बोलिए, नहीं समझ में आता, बीच में बोलते हैं। हाँ, बीच में आप लोग ना बोलिए, ये सही बात कह रही हैं कि बीच में हम जब पूछें तो ही बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, ये सही बात है कि आप लोग बीच में ना बोलिए, इनपुट देना ठीक बात है, लेकिन जब हम पूछें आपसे तब इनपुट दीजिए तो अच्छा लगेगा। बीच में आप लोग कह देंगे तो हमारी बातें दूसरों तक पहुंचेंगी नहीं, आपको तो पता है कि बहुतों को नहीं पता है। ओके, तो देखिए इसमें हमें केशव याद रखना है, सेनापति याद रखना है, मतीराम, देव भी याद रख लेना है, और पद्माकर, भिखारी दास ठीक ठाक है। इतने नाम आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन रीतिबद्ध कवि हैं। ओके, रीति सिद्ध में एक ही नाम है, और रीति मुक्त कवि को भी हमें दिमाग में रखना है। जैसे आपने सगुन निर्गुण में सब कवियों को ध्यान में रखा है ना, वैसे ही आपको यहाँ भी बस इतना ही है, यही डाटा आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, बस इतना ही। पूरा रीतिकाल यही है हमारे दृष्टि में, केशव, सेनापति, मतीराम, देव, पद्माकर, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध में बिहारी। यहाँ रीति मुक्त के कवियों को याद रखिए कि रसखान सबसे बड़ी कवि हैं,
और आपने रसखान का थोड़ा बहुत पढ़ा भी। कहाँ पढ़ा? कृष्ण काव्य में। ओके, रसखान, आलम, घनानंद सबसे बड़े। यदि रीति मुक्त देखा जाए तो सबसे बड़े घनानंद। ओके, बोधा ठाकुर हमने इस तरह से याद किया है, आप लोग ठाकुर बोधा याद करिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन घनानंद बोधा ठाकुर हमने ऐसे याद किया है। ओके, बाकी अब ये याद रखना शुरू करेंगे तो दिक्कत है, सब कुछ याद करेंगे तो दिक्कत है। बच्चन सिंह को इतना फुर्सत था कि ये कर रहे थे, आपको नहीं होनी चाहिए इतनी फुर्सत। ओके, नगेंद्र जी देखिए पूरा उतार दिए हैं, मत देखिए, ये सब देखेंगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को, बिल्कुल नहीं देखना है। ओके, क्योंकि नगेंद्र की किताब अपने आप में इतनी मोटी है, तो इस वजह से वो दिखाएंगे ना। हालांकि नगेंद्र ने रीतिकाल पे काफ़ी अच्छा काम किया है, पर हमें उनके काम से मतलब नहीं है, अभी हमें एग्जाम पास करना है। ओके, रीतिबद्ध कवि आ गया, देखिए चिंतामणि का नाम है ना, आप लोग कह रहे थे। और ये देखिए अभी हमने पढ़ा था तिकमापुर कानपुर, और हमने साथ में ये भी पढ़ा है कि इनका जन्म कब हुआ है, 1666 में ना, संवत में, यही पढ़ा है ना चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में। जी सर। घटाने के जी बाद सर। कितना आ रहा है? 1666 को आप घटाइए तो इसमें से 57, 1609। 1609 है कि नहीं? ये 1609 दिख रहा है आपको? तो ये याद रख लीजिएगा, 1609 याद रखिएगा। इनकी कुछ रचना है, अभी शाहजी भोसला का जिक्र हो रहा था, मतलब ये तो आश्रय दाता है, शाहजी भोसला का जिक्र अभी हुआ था, है ना। बाकी शाहजहाँ हैं वो सब याद नहीं रखेंगे, लेकिन शाहजी भोसला का जिक्र चूंकि शुक्ल जी ने कर दिया है, इस वजह से हम याद रखेंगे। उसके बाद भूषण बहुत मजेदार कवि हैं, और हिंदी साहित्य जब हम ग्रेजुएशन में आए तो यदि भूषण नहीं लगा होता तो शायद हम उतने अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ रहे होते जितने अच्छे से हमने यहाँ हिंदी पढ़ा है। उसके पीछे कारण भूषण बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, क्योंकि भूषण पहली बार ऐसा हुआ था कि हिंदी साहित्य में कुछ याद हुआ था तो भूषण याद हुए थे। भूषण न भनत न दबिहत न गारंग न दिन मत नद मद गवरन के रलते, बहुत कुछ याद था। अभी भी एक बार देख लूँ, या फिर 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, ये सब भूषण की ही पंक्तियाँ हैं और बहुत शानदार पंक्ति हैं। तो भूषण इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं और चिंतामणि के भाई हैं। ओके, ये शिवाजी और छत्रसाल, बखानु शिवाजी को या बखानु छत्रसाल को, इस तरह से इनकी पंक्तियां भी है। तो ये दोनों आश्रयदाता आप याद रखेंगे। चिंतामणि की आश्रयदाता सिर्फ और सिर्फ कौन याद रखना है? शाहजी भोसला, ये नहीं। और भूषण में शिवाजी और छत्रसाल दोनों याद रखना है। सर ये और है ना रतन बाबू। ठीक है, रतन बाबनी, वो सारी बातें तो आगे पढ़ने वाले हैं। ये आश्रयदाता का पढ़ रहे हैं हम लोग, आश्रयदाता। ओके, तो शिवाजी और छत्रसाल हम याद रखेंगे, ध्यान में रखें। मतीराम बहुत प्यारे कवि हैं। ओके, और ये बहुत सारा कुछ लिखते हैं, जैसे जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हारा, हाँ, स्वरूप सिंह बुंदेला, ये सब हैं। तो ये हमको सिर्फ जहांगीर का याद रखना है। ओके, मतीराम के साथ। मतीराम किसके यहाँ थे? जहांगीर के यहाँ थे। म्यूट करिए, म्यूट करिए। उसके बाद आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ छांटने वाले हैं। जसवंत सिंह खुद ही राजा थे, जसवंत सिंह खुद ही राजा थे, ये लिखा भी हुआ है। मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे खुद ही जसवंत सिंह। ओके, सुखदेव मिश्र में देखिए, नहीं, सुखदेव मिश्र सबके बारे में इंफॉर्मेशन याद मत करिए। यहाँ आपको देव बताया गया था कि देव याद रखना है, तो देव को देखेंगे। ठीक है, सभी को हम नहीं देखेंगे। देव को देवदत्त भी कहा जा रहा है और इटावा के थे। ओके, इसमें से आपको नहीं याद रखना है कुछ,
बस ये याद रखिए कि इटावा के थे। एक वैसे नाम दिख रहा है कुशल सिंह, ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद रखना है चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जसवंत सिंह चूंकि खुद ही राजा है तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इन तीनों के आश्रयदाता सहित याद रखिएगा। और आश्रयदाता में जैसे मतीराम का आपने याद किया जहांगीर, शिवाजी और छत्रसाल भूषण का, और शाहजी भोसला और चिंतामणि त्रिपाठी का। ओके, जन्म मृत्यु भी सर। जन्म मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हम चिंतामणि त्रिपाठी का कहें याद रखने के लिए। हाँ, यदि आप चाहें तो भूषण और मतीराम का इसीलिए याद रख सकते हैं कि देखिए सभी में 4-4 ऐड कीजिए। हाँ, चिंतामणि, भूषण, मतीराम में देखिए ऐड 4-4 ऐड करने से आपका बन जाएगा ईयर, क्योंकि सभी भाई हैं तो 4-4 साल गैप पे पैदा हुए हैं भूषण और मतीराम। देख पा रहे हैं ना आप लोग भी, 1904, 13 और 17 याद रहेगा। चिंतामणि, मणि के बाद भूषण आ गया है, ठीक है, मणि के बाद भूषण आया है, फिर मतीराम है, भूषण आभूषण। चलिए एक आदमी माइक ओपन करिए। और ये नाम मैं किसका लूं बता रहा हूँ। प्रियंका जी ससुराल में हैं और टेस्ट दे रही हैं। ओके, हाँ सर। चौथे पोजीशन पे ये भी थी और इनसे भी कल बात हुई थी। ओके, और अपना नाम अलग करके लिखी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रियंका जी हैं। माइक ओपन किया। जी सर। चलिए प्रियंका जी ये बताइए कि चिंतामणि किसके यहाँ थे, मतलब चिंतामणि के आश्रयदाता कौन थे। सर शाहजी भोसले थे। गुड। कब पैदा हुए थे चिंतामणि। सर 1609 ईस्वी में। अरे वाह। और इनके दूसरे भाई, तीसरे भाई में से एक मतीराम थे, वे कब जी हुए थे। 1617, 8 ईयर बाद, 8 ईयर अरे बाद। वाह क्या बात है, बस एग्जाम में सब ना भूल जाइएगा। और इनके आश्रय दाता कौन थे मतीराम के। जहांगीर। ओके, ठीक है, इतना याद रह गया ना, बहुत है। जी। कहाँ गया। उसके बाद हमको यहाँ देखना है भिखारी दास है, नॉर्मल चीज है। रसलीन भी ठीक है, हमें पद्माकर ध्यान में रखना। मतलब मैंने भूषण के बाद किसी भी रीतिकालीन कवि को पढ़ा तो पद्माकर को पढ़ा। और हमारे क्लास में ऐसे ऐसे छात्र थे जिनको कवित गाना आता था या सवैया गाना आता था, तो पद्माकर को खूब गाते थे और हम लोग बहुत अच्छे चाव से सुनते थे। हमें गाना वाना नहीं आता है तो हमसे ना उम्मीद रखिए। 1753 में पैदा हुए थे पद्माकर, बहुत छोटे थे। और हमने कहा था ना कि हमको यही सीरीज याद रहता था रीतिकाल के कौन कौन कवि कैसे लगे हैं। तो बीएचयू का सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही पद्माकर सबसे लास्ट में लगे हुए थे। तो पद्माकर कब पैदा हो रहे हैं, 1753 में। इधर गया, हाँ, पद्माकर पैदा हो रहे हैं 1753 में। इसमें आपको कुछ नाम याद रखना है और सबसे पहला नाम आपको ये याद रखना है, अनूप गिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर। ओके, और साथ ही साथ आपको दौलत राव सिंधिया भी याद रखना कि ये पद्माकर कहाँ थे, दौलत राव सिंधिया के यहाँ भी थे। ओके, इतना याद रहेगा। अनूप गिरी जिसका नाम हिम्मत बहादुर, और ये याद रखने के पीछे कारण है, अभी आगे पढ़ेंगे पद्माकर के बारे में पता चलेगा कि ये हिम्मत बहादुर के नाम पे एक रचना लिख रखे हैं। ओके, तो आपको इतना याद रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि याद भी हो गया होगा कि कौन किस कब पैदा हुए और किसके दरबार में थे। क्योंकि ये काव्य ही दरबारी काव्य है तो इसमें आश्रयदाता इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इस वजह से हम इतना
ध्यान दे रहे हैं इन सारी बातों पर। उसके बाद आगे हम नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए इंट्रोडक्शन सेक्शन हमें करना था। इंट्रोडक्शन सेक्शन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। सर इसका टेस्ट सोमवार को होगा ना? ये टेस्ट में आपका नहीं रहेगा, मंगलवार के टेस्ट में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। जी ठीक है, तो आज सर बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, हम बोल रहे हैं ये जो बुक आप सरस्वती चंद्र की पुस्तक बोल रहे हैं, कहाँ मिलेगा सर? हमको मेरे सरस्वती पास नहीं है अभी। सरस्वती पांडे, सरस्वती चंद नहीं, सरस्वती पांडे की जी पुस्तक है। और ये जी किसने कहा? निशा। जी, निशा निशा बोल रहे ओके हैं। ओके ओके, ठीक है। आपको यह पुस्तक, एक तो हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया है ना, खजाना में। जी जी खजाना में सबसे पहला पीडीएफ सरस्वती पांडे का भेजा गया है। हाँ, तो खजाना के फाइल्स में आप जाएंगी ना, तो आपको हाँ मिलेगा वहाँ। और मैं कहूँगा कि आप ये बुक ले लीजिए ऑफलाइन फॉर्म में, क्योंकि अंडरलाइन करना रहता है तो ज़्यादा सही रहता हाँ, यही यही बोल रहे हैं है। हाँ, सर। तो आप सर बक्सर से हैं कहाँ ना? मिलेगा? आप बक्सर से हैं ना? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो बक्सर में तो उपलब्ध है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा हाँ, आराम या से। फिर ऑनलाइन मंगा लीजिए। अमेजन पे मिल जाएगा सर? हाँ हाँ, अमेजन पे उपलब्ध। हाँ, अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है सर, हम मंगवा लेंगे। ठीक है। ठीक, ये थैंक यू सर। निशा जी के प्रश्न के बाद मुझे थोड़ा सा और पढ़ने का मन कर गया। चलिए हम ये चलिए पेज कंप्लीट पढ़ाएंगे। कर लेते हैं। ओके, वास्तव में हम भाव सिहारा को नहीं ना रखना है सर दिमाग में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। 2 बार दिखाई दे दिए हैं सर, हमको इसीलिए पूछे हैं। कोई बात नहीं, बहुत कुछ इसमें 2 बार, इसमें तो कई रचना ऐसे दिखाई देगा ना, आपको 5 बार दिखाई देगा, फिर भी याद नहीं रखना है। रीतिकाल में हम बहुत फोकस्ड रहेंगे कि हमें क्या करना है। सर 2 बार बोलते हैं सर कि 2 बार दिख गए, इसलिए ध्यान में रखना है, तो उन्हें लगा कि हाँ नहीं, रीतिकाल में इस सब एक्सेप्शन बहुत सारा आएगा। ओके, ये रवि जी सोचे कि शायद आप भूल रहे हैं, बता दें। नहीं ठीक है, वो सब ध्यान रखा जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि चलिए अब हम एंड कर देते हैं। ओके, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा और अच्छे से तैयार रहिएगा। मैं कितना भी बिजी रहूँगा, प्रश्न जरूर बनाऊंगा। भले एक बार हमारे प्रोफेसर कह रहे थे, बहुत बगल में थे तो आ जाना चाहिए था। हमने कहा ऐसा है कि हम जब वहाँ रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दिख जाता है, इसलिए हम दिखना ही नहीं चाह रहे। इतना लोड, मतलब एक बार आप बहुत अच्छे से कुछ मैनेज कर दीजिए, उसके बाद सब कुछ आपके हिस्से में आने लगता है। तो ये मैथ्स का कमाल है, सब कुछ सेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ना नेक्स्ट सोमवार को, मतलब सोमवार को मिलते हैं। संडे को भी सर बीच में देखा जाएगा। हाँ हाँ, संडे को सर मिलेंगे। संडे के दिन